हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज नू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवेंट ऑफ आर्यंस यानी कि आर्यंस के आगमन की। इंडिया में आर्यंस जब आए तो कौन लोग थे वो आर्यन, और क्या उनकी मटेरियल लाइफ थी, किस तरह से उनके सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, किस तरह का उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। आज इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, हु वर आर्यंस। सो आर्यन जो है, आर्यन वर्ड किसी रेस को डिनोट नहीं करता है। आर्यन वर्ड का मतलब है कि लोग जो एक सर्टेन लिंग्विस्टिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं उन्हें आर्यन बोला जाता था। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब कोई लैंग्वेज, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? जो आर्यंस थे वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोला करते थे। उस इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से आज बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं इवॉल्व होके आई हैं। सो यूरोप में ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पार्ट हैं या उसकी सब ब्रांच हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर अटैच किया है जिसमें आप देख सकते हैं जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसकी काफ़ी सारी सब ब्रांचेज हैं। और उनमें से एक जो हमारे काम की सबसे ज़रूरी जो ब्रांच है वो है इंडो ईरानियन। इंडो ईरानियन की फर्दर 3 ब्रांचेज हैं, फेमस ब्रांचेज हैं: इंडो आर्यन, ईरानियन, नुरस्तानी। जो इंडो आर्यन है उसकी एक ब्रांच है, सब ब्रांच है वैदिक संस्कृत, जिसमें कि ऋग्वेद लिखा गया है। और ये जो आर्यंस थे इनकी लोकेशन क्या रही होगी अगर इनके रीजन की बात करें? तो जो एल्प्स माउंटेन है उनके ईस्ट में जो यूरेशिया रीजन है वो इनकी लोकेशन थी। ये हमें कैसे पता चलता है? जो लैंग्वेजेस इवॉल्व होके आई यूरोप में आज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से, तो उसमें बहुत सारे कॉमन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। और वो कॉमन टर्म्स जो हैं वो जैसे कि एनिमल्स, गोट, डॉग, हॉर्सेस, या कोई जैसे प्लांट हो गया फॉर एग्जांपल मैपल या पाइन। तो ये सारे कॉमन टर्म्स जो हैं ये यूरेशिया के फ्लोरा और फौना को बताते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग जो थे वो यूरेशिया रीजन में रहा करते थे। ठीक है। अब क्या था, जो आर्यंस थे उनकी कोई सेटल्ड लाइफ नहीं होती थी। मतलब वो एक जगह पर कहीं बिल्डिंग या कोई शहर बसाकर नहीं रहते थे। तो इसके कारण इन जो जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो इनके पीछे कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं बचता था जिसके बेसिस पर हम कुछ भी सॉलिड एविडेंसेस पाकर उनकी लाइफ के बारे में और डिटेल में जान पाएँ। जो कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उसमें पॉसिबल था कि हमको बहुत सारी बिल्डिंग्स के रूल्स मिले थे। लेकिन इनकी लाइफ जो थी वो नोमैड्स लाइफ थी, सेमी नोमैड खाना बदोश लाइफ थी। तो इसके कारण कुछ पीछे सॉलिड एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है। अब इंडिया में जब आर्यंस आए तो वो जिस रीजन में सेटल हुए हैं उसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स या सप्त सिंधु बोला जाता है। किन 7 नदियों की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर वो 7 नदियाँ हैं: इंडस रिवर, उसके 5 ट्रिब्यूटरी और रिवर सरस्वती। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अवेस्ता एंड ऋग्वेदा। अवेस्ता क्या है? अवेस्ता ईरानियन लैंग्वेज में, अवेस्तन लैंग्वेज में एक जोरोस्ट्रियन जो रिलीजन है उनकी एक पवित्र बुक है, उनकी रिलीजियस टेक्स्ट का कलेक्शन है। ऋग्वेदा क्या है? वैदिक संस्कृत में जो हिम्स हैं, जो मंत्राज हैं, उनका कलेक्शन है। तो इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है? इनके बीच में सिमिलरिटी ये है कि काफ़ी सारे गॉड्स के नेम्स जो हैं या जैसे कि सोशल जो डिवीज़न था उनके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता था, जो टर्म्स यूज़ किए जाते थे, ये दोनों बुक्स में कॉमन टर्म्स यूज़ किए गए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर रहा होगा। और इससे हमें आगे ये भी पता चलता है कि जब ये यूरेशिया रीजन से जब ये लोग इंडिया में आ रहे थे तो इससे पहले ये लोग ईरान में सेटल हुए हैं। इनका जो ग्रुप था वो ईरान में सेटल हुआ है और वहाँ से ये लोग इंडिया में, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडिया का, वहाँ पर आए हैं। और ऐसा भी माना गया है कि ये लोग एक साथ नहीं आए हैं, काफ़ी सारी वेव्स में लोग आए हुए हैं। ठीक है। तो इसके बाद में अब जब ये इंडिया में आते हैं तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी नई जगह में जाते हैं तो जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं उनके साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट होना या उनके साथ में आपका क्लैश होना बनता है। तो इसीलिए ऐसा माना गया, ऐसा अनुमान है कि जो आर्यंस हैं उनके बीच में जो वॉर्स हुए वो 2 तरह के वॉर्स हुए। एक वॉर जो था, एक तो वो लड़ते थे, उनके वॉर हुआ करते थे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट से इंडिया में उस नॉर्थ
नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उनके साथ में इनकी क्लैश होते थे। और दूसरा उनका जो क्लैश था वो भी जो प्री आर्यंस थे उनके साथ में भी इनका जो है वो क्लैश हुआ करता था। ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें ऋग्वेद से पता चलता है, और ऋग्वेद से ही हमें पता चलता है आर्यंस के बारे में। उससे पहले का इनका कोई रिकॉर्ड हमें पता नहीं चलता है। ऋग्वेद की जो टाइमलाइन की बात करें तो 1500 बीसी के आसपास जो है उसकी टाइमलाइन दिखाई देती है। और जो ऋग्वेद था ये श्रुति में था, मतलब कोई भी इसकी रिटन मैन्युस्क्रिप्ट हमें नहीं मिलती थी उस टाइम पर। तो क्या होता था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ओरली ये जो मंत्र मंत्र थे या जो हिम्स थे इनको ट्रांसमिट किया जाता था। गुरु शिष्य परंपरा जो थे उसके बेसिस पर ये ट्रेडिशन जो थी मंत्रों की वो आगे बढ़ती थी। तो जो ऋग्वेद है वो बहुत बाद में लिखा गया है। अच्छा, एक सवाल जाहिर सा मेरे दिमाग में भी बहुत बार आता था कि ऋग जो वैदिक संस्कृत थी, जो वैदिक संस्कृत है, इससे पहले जो ऋग्वेद में किस भाषा में, किस लिपि में ऋग्वेद लिखा गया है? तो जब तक आप कोई चीज़ लिखते नहीं है तब तक आपको लिपि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो ओरिजिनल ऋग्वेद था उसकी कोई लिपि नहीं थी, क्योंकि वो ओरली ही ट्रांसमिट किया जाता था जो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आते थे। जो फिलहाल ऋग्वेद लिखा गया है वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। और जो वैदिक संस्कृत थी, जो ओरिजिनल लैंग्वेज रही होगी ऋग्वेद की, वो अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और हमें ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जब आर्यंस यहाँ पे आए तो दो तरह के लोगों के साथ में उनके झगड़े होते थे, वॉर होते थे, संग्राम होते थे, दासास के साथ में और दसायुस के साथ में। अब ये दासास कौन है? दासास आर्यन ही रहे होंगे, वो शायद प्री आर्यन रहे होंगे, क्योंकि इनका वर्णन हमको ईरानियन लिटरेचर में भी मिलता है। तो इसका मतलब है जो ये आर्यंस थे, जो इंडिया में ऋग वैदिक आर्यंस थे, और जो ईरान में उस टाइम पे लोग थे, उनके बीच में जाहिर सी बात है कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। इसके कारण जो जो दासास वर्ड है इसका यूज दोनों जगह हुआ है। दूसरे थे दसायुस। दसायुस वो लोग थे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे कंट्री के। और तो जो आर्यंस जब इंडिया में आए तो उनका वॉर जो था वो दसायुस के साथ में भी होता था, ठीक है। अब ये जो उस समय ट्राइबल पॉलिटी हुआ करती थी, और 5 फेमस ट्राइब्स थी, जिनके आधार पर हमें ये पता चलता है कि एक युद्ध हुआ था, एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर था, बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो जो बैटल हुआ इसमें 10 ट्राइब्स जो थी उनका एक अलायंस था, और एक ट्राइब थी उसके अगेंस्ट इन लोगों ने ये युद्ध किया था। तो जिसके अगेंस्ट किया था, जो जो सिंगल क्लैन थी, जो सिंगल ट्राइब थी, वो ट्राइब थी भारत ट्राइब, ठीक है। और जो ये 10 ट्राइब्स थी जिनका अलायंस था उसमें 5 ट्राइब्स जो थी वो आर्यन थी, और जो 5 ट्राइब्स थी वो नॉन आर्यन थी। इसके बावजूद भी जो इस युद्ध को जिसने जीता वो थे भारत, जो क्लैन थी, जो भारत ट्राइब थी, उनके राजा थे सुदास। उन्होंने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो 5 आर्यन ट्राइब्स थी उनमें से एक ट्राइब थी पुरु, उनके साथ में हाथ मिलाया और उन्होंने एक नई ट्राइब का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था कुरु ट्राइब। कुरु ट्राइब, कुरुक्षेत्र आपको आगे लेटर वैदिक पीरियड में बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में जो कुरुस थे और जो पंचालास थे उन्होंने अलायंस करके एक अपना शासन स्टैब्लिश किया, एक एम्पायर स्टैब्लिश की अपर गैनेटिक रीजन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी मटेरियल लाइफ के बारे में हमें क्या पता चलता है ऋग्वेद से? सो ऋग्वेद में रथ का वर्णन है, चैरियट्स का वर्णन है, जो कि विच वर ड्रिवन बाय हॉर्सेस। तो ये लोग हॉर्सेस को यूज करते थे, और इनके पास में बेटर आर्म्स भी हुआ करते थे। वो आर्म्स जो थे वो किस चीज़ से बने थे, कॉपर से या आयरन से, अभी कुछ क्लियर नहीं देखने को मिलता है हमें ऋग्वेद में। लेकिन इनके पास में जो हथियार थे वो अच्छी मात्रा में हुआ करते थे, और इनके पास में कवच जैसी, जिसको कि मेल ऑफ कोट्स बोलते हैं, वो भी हुआ करता था, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसके बाद में और इनकी मटेरियल लाइफ के बारे में बात करें तो ये लोग एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट थे। ये प्लाउ शेयर यूज़ करते थे, हल का यूज़ करते थे, और प्रॉबेबली वो वुडन या लकड़ी का हुआ करता था। इनको एग्रीकल्चर के बारे में जो नॉलेज था उसमें फसल को बोने, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग। थ्रेशिंग होता है जब आप किसी पौधे, जो प्लांट होता है
उससे जब ग्रेन को अलग करते हैं, जैसे कि धान या गेहूं में जब बाली से हम लोग गेहूं को निकालते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो इसका भी इनको अच्छे से नॉलेज था। इसके बाद में उनको सीजन्स के बारे में भी अच्छी जानकारी थी। मटीरियल लाइफ के बारे में एक ऋग्वेद से और चीज़ पता चलती है कि लैंड जो थी वो उस टाइम पे इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी उनके लिए, क्योंकि कहीं पर भी मेजरमेंट ऑफ लैंड या जो वॉर होते थे उसके बाद में एज बूटी इनको लैंड दी जा रही हो, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये देखने को मिलता है किस चीज़ में, काउज के टर्म्स में। जो इनकी मेन जो इनका मेन जो प्रेशियस ऑब्जेक्ट हुआ करते थे, जो बहुमूल्य चीज़ें थी, वो कैटल हुआ करते थे, उसमें स्पेशली काउज। ठीक है। और विमेन विमेन जो थी वो एज स्लेव्स यूज़ की जाती थी इन फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस। ठीक है। और जो गायों के लिए, काउज के लिए बैटल होते थे, इसका भी मेंशन ऋग्वेद में देखने को मिलता है। एक साइट हमें देखने को मिली है, एक साइट एक्सकवेशन में भगवानपुरा जो कि हरियाणा में है। तो उसकी जो टाइम लाइन है वो कुछ 1600 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास की है। और वही जो पीरियड है वो पीरियड है जब जो आर्यंस थे वो इंडिया में आए हैं, या जब ऋग्वेद से हमें उनके बारे में पता चलता है। तो वहाँ पर हमको पेंटेड ग्रेवेयर देखने को मिलता है। हड़प्पा में मैंने आपको बताया था उनकी रेड एंड ब्लैक पॉटरी हुआ करती थी। जो पेंटेड ग्रेवेयर था वो जो आयरन एज थी उनकी, या जो आर्यंस थे जो ऋग्वेदिक है, वहाँ पर भी इसका काफ़ी यूज़ हुआ है। लेकिन क्या हुआ, उस साइट पे हमको काफ़ी सारे पेंटेड ग्रे वेयर मिले, लेकिन कुछ भी आयरन का देखने को नहीं मिला। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि शायद जो आयरन एज है और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, इनके बीच में कोई एक फेज रहा होगा जो कि प्री आयरन एज रहा होगा, और उस टाइम पर जो था पेंटेड ग्रेवेयर यूज किए जाते रहे होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा जो ऋग्वेद है उसमें कहीं पर भी कोस्टल सिटीज से ट्रेड वगैरह की जो एविडेंसेस है वो नहीं मिलते हैं। हड़प्पा में जो था वो कोस्टल सिटी हमें मिले हैं, और हमें पता चलता है कि उनके मेसोपोटामिया, बेबीलोन, इन सब जगहों से जो ट्रेड रिलेशंस थे, आप आयात और निर्यात हुआ करता था। लेकिन जो ऋग्वेदिक पीपल थे, जो अर्ली ऋग्वेदिक पीपल थे, उनके ज़माने में कहीं पर भी हमें ट्रेड के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। समुद्र वर्ड का यूज हुआ है ऋग्वेद में, लेकिन उसका मतलब उनके लिए जस्ट एक कलेक्शन ऑफ वाटर था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी अगर हम ट्राइबल पॉलिटी की बात करें, तो इनकी जो किंग हुआ करता था, जो इनका चीफ था, उसे राजन बुलाया गया है। और ये हेरिडेटरी पोस्ट थी, लेकिन राजन के पास में अनलिमिटेड पावर्स नहीं हुआ करती थी। उनको फिर भी जो ट्राइबल असेंबलीज थी, जो समिति थी, उनसे सलाह लेनी पड़ती थी। और कहीं कहीं पे हमें ये भी देखने को मिला है कि समिति में इलेक्शन हुआ करते थे राजा के लिए। तो इसके भी ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हेरिडेटरी भी देखने को मिलता है, और बाई इलेक्शन या बाई वोटिंग भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इनकी ट्राइबल पॉलिटी में और आगे बात करें, तो काफ़ी सारी असेंबलीज का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें सभा, समिति, विधाता एंड गणा। जो विधाता असेंबली है, इसका बहुत ज़्यादा वर्णन है। शायद इन चारों में से सबसे ज़्यादा वर्णन जो है ऋग्वेद में वो विधाता का है। और विधाता असेंबली जो है वो मेन और विमेन दोनों लोग अटेंड कर सकते थे। लेटर वैदिक पीरियड में जब हम जाएंगे तो ये विधाता का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और विमेन जो थी वो असेंबली को अटेंड नहीं कर पाएंगी। ऐसा भी जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें हुआ है। इसके अलावा ऋग वैदिक पीरियड में जो किंग को असिस्ट करते थे, तो दो व्यक्ति जो थे वो मेजर रोल प्ले करते थे। एक था प्रीस्ट या पुरोहित, और दूसरा सेनानी। पुरोहित लोग होते थे जो कि किंग को एडवाइस करते थे। और अगर ऋग्वेद में फेमस पुरोहित की बात करें तो दो ऋषियों का वर्णन है, एक विश्वामित्र और दूसरे वशिष्ठ। अब अगर सेनानी की बात करें तो ऋग्वैदिक पीरियड के जो लोग थे उनके लिए आर्म्स जो था, जो हथियार थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो उसके लिए एक अलग से ऑफिसर जो था वो अपॉइंट किया जाता था ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पर। टैक्स कलेक्शन के लिए किसी भी ऑफिसर का मेंशन नहीं है, या जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए भी किसी ऑफिसर का मेंशन नहीं है। इसके अलावा किंग के पास में कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। मिलिटिया का कॉन्सेप्ट था। मिलिटिया कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब भी ज़रूरत पड़ती थी, जब भी वॉर की कोई सिचुएशन आएगी, तो उस टाइम पे जो सिविलियन है या जो नॉर्मल पब्लिक है, उनसे ही एक सेना तैयार कर ली जाएगी। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मिलिटिया कॉन्सेप्ट।
काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं इसके लिए मेंशन है, जैसे कि व्रता, गना, ग्रामा एंड सारदा। तो इन ट्राइबल ग्रुप्स का वर्णन भी ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम फैमिली और ट्राइब की बात करेंगे तो बेसिक यूनिट जो थी फैमिली की, जो बेसिक यूनिट थी ऋग्वेद के टाइम पर, वो किनशिप थी। और लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था उनके गोत्र या उनके वंश के बेसिस पे। काफ़ी सारे ऋग्वैदिक किंग्स जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारता क्लैन के जो राजा थे सुदास, जिन्होंने की बैटल ऑफ 10 किंग्स को जीता था, तो किसी भी राजा से पहले उसके वंश के साथ में उसको जोड़ा जाता था। और जो लोग थे वो ट्राइब से जुड़े रहते थे, ना कि किसी पर्टिकुलर टेरिटोरी से। ये रीज़न इसलिए था क्योंकि जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे वो सेमी नोमैड्स थे, वो एक जगह पे रुकते नहीं थे, तो उनकी कोई भी टेरिटोरियल लिमिट नहीं थी। इसी कारण वो अपने राजा से या अपनी ट्राइब से अटैच हुआ करते थे। और जिसे कि जना बोला जाता था, जो कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट थी ऋग्वैदिक पीरियड में। और इसे ऋग्वैदिक में करीब करीब पौने 300 बार यूज़ किया गया है। जना को फर्दर डिवाइड किया जाता था छोटी यूनिट में, जिसे कि विस बोलते थे। और विस को फर्दर डिवाइड किया जाता था स्मॉलर यूनिट्स, जिसे कि ग्रामा बोलते थे। और जब ये ग्रामा आपस में क्लैश होते थे तो उसे समग्रामा या वॉर बोलते थे। उसी समग्रामा से आज संग्राम बना है। तो ये कुछ इन लोगों की स्ट्रक्चर थी। इसके अलावा जो ऋग्वेद वैदिक पीरियड में काफ़ी सारे हाइम्स ऐसे हैं जहाँ पे देखने को मिलता है कि बर्थ ऑफ सन, पुत्र प्राप्ति की लोग कामना करते थे बार बार, अगेन एंड अगेन। और प्रेयर्स फॉर चिल्ड्रन एंड कैटल, ये एक ऋग्वेद की रिकरेंट थीम है। ये बहुत बार हमें देखने को मिलती है। इसके लिए जो बलि थी वो भी दी जाती थी, सेक्रीफाइस जो थे वो भी दिए जाते थे। इसका भी हमें वर्णन आगे देखने को मिलता है ऋग्वेद में। इसके अलावा अगर मैरिज की बात करें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वॉज स्टैब्लिश्ड, लेकिन कुछ हमको प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती हैं ऋग्वेद में। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मैट्रियार्कल सोसाइटी थी कि नहीं, इसके हमें क्लियर एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। और जो पॉलीएंडी थी उसके भी इंडिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट होते हैं, लेवरेट एंड सोरोरेट। लेवरेट क्या होता है कि ब्रदर में बी ऑब्लाइज टू मैरी हिज ब्रदर्स विडो। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो उसका भाई है वो ओब्लाइज होता है टू मैरी हिज ब्रदर्स विडो, कि वो उसकी पत्नी के साथ में शादी करे। सोरोरेट में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है कि जब किसी वुमेन की डेथ हो जाती है, जब किसी लेडी की डेथ हो जाती है, तो जो लेडी की सिस्टर होती है, शी इज ओब्लाइज टू मैरी द हस्बैंड ऑफ हर सिस्टर। तो ये सोरोरेट कॉन्सेप्ट है। तो लेवरेट था ऋग्वैदिक पीरियड में, सोरोरेट का कॉन्सेप्ट हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज का कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। और जो मैरिज की एज थी ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे, वो 16 से 17 साल थी। इसके अलावा जो ऋग्वेद था वहाँ पर वुमेन की कंडीशन, उस टाइम पर वुमेन की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। और काफ़ी सारी वुमेन पोएट्स भी हमें देखने को मिलती हैं ऋग्वेदिक पीरियड में, जैसे कि अपाला, घोषा, लोपमुद्रा एंड विशावरा। तो इन सारे लोगों का भी वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर ऋग्वैदिक पीरियड में हम लोग सोशल डिवीज़न की बात करें तो जो वर्ण है, वर्ण का मतलब था कि एक टर्म यूज किया जाता था कलर के लिए, रंग के लिए ये जो शब्द था इसका इस्तेमाल होता था। और ऐसा माना गया है, ऐसा अनुमान है कि जो आर्यंस थे वो फेयर थे कलर में, और जो यहाँ के अब ओरिजिनल्स थे वो वर डार्क इन कलर। तो इसके कारण जो वर्ण शब्द था वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता था। जो सोशल डिवीजन था वो कैसे हुआ, जब वॉर होते थे तो इसके बाद में जो भी ये लोग जीत कर, जो भी सामान आता था, जो भी बूटी आती थी, उसका डिवीजन होता था। सबसे पहले तो जो राजन होते थे वो लोग लेते थे, पुरोहित लेते थे, और इसके बाद में वो कॉमन लोगों को दिया जाता था। तो इसी कारण काफ़ी सारे प्रिंस जो थे, काफ़ी सारे किंग्स थे, वो ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। और पुरोहित क्लास जो थी, जो किंग क्लास थी, वो लोग ऊपर थे। और जो कॉमन पब्लिक थी उनको बहुत कम सामान मिलता था जीत का। और इसी तरह से एक सोशल डिवीज़न जो है वो बन जाता है। लेकिन सिर्फ 3 ही सोशल डिवीज़न हमें देखने को मिलते हैं, पुरोहित, किंग और नॉर्मल पीपल। जो चौथा डिवीज़न है, जो कि शूद्राज या स्लेव्स का डिवीज़न है, वो हमें लेटर वैदिक पीरियड में, या जब जो ऋग वैदिक पीरियड था, जब एंड ऑफ ऋग वैदिक पीरियड था, उस टाइम पे इनका वर्णन देखने को मिलता है।
ठीक है। इसके अलावा अगर स्लेव्स की बात करें तो स्लेव्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे, सिर्फ विमेन एज स्लेव्स ज़्यादा देखने को मिलता है, और उनको भी यूज़ किया जाता था डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए, घर के कामकाज के लिए। उनका एग्रीकल्चर में या किसी और प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ में खास काम नहीं होता था। ठीक है। इसके अलावा जो इकोनॉमी थी अभी भी पेस्टोरल थी, पशुपालन जो था इनका मेन व्यवसाय था। फूड प्रोड्यूसिंग जो था वो लार्जर स्केल पे नहीं हुआ करता था। सोसाइटी जो थी वो ट्राइबल थी, और एक ज़्यादा जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो अभी भी जो सोसाइटी थी वो ईगलिटेरियन सोसाइटी थी। ठीक है। इसके अलावा अगर इनके रिलीजन की बात करें तो ऋग्वेदिक गॉड जो हैं, जो ऋग्वेदिक पीपल थे, उन्होंने नेचुरल फोर्सेस को पर्सोनिफाई कर दिया। जैसे कि उन्हें ऐसा लगता था कि जो जो धरती है वो भी एक लिविंग बॉडी है। तो इस तरीके से उन्होंने सारे जो नेचुरल फोर्सेस थे उनको कोई ना कोई एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दिया। जो फेमस गॉड थे ऋग्वेदिक पीरियड में वो इंद्र, अग्नि, वरुण एंड सोमा, ये चार फेमस गॉड थे। फीमेल गॉड भी हमें देखने को मिलती हैं, उषा, लेकिन उनका उतना ज़्यादा, उनके लिए उतने ज़्यादा जो मंत्र है, जो हाइंस हैं, वो देखने को नहीं मिलते हैं। जो इंद्र है उनका सबसे ज़्यादा बार करीब करीब 1000 बार शायद मेंशन हुआ है ऋग्वेद में, और उन्हें पुरुंद्रा या ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स बोला जाता है। लेकिन सोचने वाली बात उस टाइम पे ये है कि कोई भी हमें फोर्ट देखने को नहीं मिलता है, तो इसी बात से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसके साथ में इनका जब क्लैश हुआ है, तो उस टाइम पे उस टाइम का वर्णन को लेकर जो जो ब्रेकर ऑफ फोर्ट है ये शब्द कहीं से आता है, लेकिन वो थ्योरी जो है वो प्रूफ नहीं हो पाई है। तो इसीलिए उस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो पुरंदरा जो है वो इंद्र को बोला जाता था, और वो एज ए वॉर गॉड ट्रीट किए जाते थे। वो लीड करते थे सोल्जर्स को इन वॉर, ऐसा उन लोगों की मान्यता थी। इसके अलावा जो अग्नि है उनका भी काफ़ी बार मेंशन हुआ है, और अग्नि का कॉन्सेप्ट ये था कि वो लोग ऐसा बिलीव करते थे कि वो दो लोग के लोगों को आपस में कनेक्ट करती हैं अग्नि जो है, तो इसलिए वो लोग अग्नि की पूजा करते थे। इसके अलावा वाटर जो पानी है उसके लिए उन्होंने गॉड को पर्सोनिफाई किया था, जिससे कि जो कि गॉड वरुण थे। सोमा जो है वो गॉड ऑफ प्लांट्स थे। सोमा से एक ड्रिंक भी बनी है जिसे कि सोमरस बोलते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। If you like this video, please hit like and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you could be notified for the further video. Thank you so much for watching again. Thank you.